आहे की साताऱ्याशी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जवळचा संबंध होता. त्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे त्या ठिकाणी प्रायमरी स्कूलमध्ये शिकायला होते आणि साताऱ्यामध्ये बाबासाहेबांच्या आईंचं स्मारक जे आहे भीमाई स्मारक ते सुद्धा त्या ठिकाणी साताऱ्यामध्ये आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी भीमाई स्मारकाचं दर्शन घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून आणि अण्णाभाऊ साठे यांच्याही पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आम्ही आमच्या अधिवेशनाला आमच्या स्थापना दिवसाला आम्ही त्या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घराण्याचे आदरणीय उदयनराजे भोसले आणि शिवेंद्रराजे भोसले हे त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे आणि महाराष्ट्रातून हजारोच्या संख्येने लोक त्या ठिकाणी येणार आहेत. एक तर रिपब्लिकन पक्ष हा सर्व जाती जमातींना एकत्र करणारा पक्ष आहे आणि त्यामुळं रिपब्लिकन पक्ष हा सध्याच्या येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या संबंधामध्ये रिपब्लिकन पक्षाची सूचना मागणी एवढीच आहे की रिपब्लिकन पक्षाच्या शाखा सर्व जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये गावागावामध्ये आहेत. रिपब्लिकन पक्षामध्ये किती गट असले तरी माझा ग्रुप जो आहे तो ग्रासरूटशी संलग्न असणारा किंवा लोकांशी संपर्क असणारा माझा ग्रुप आहे. पॅन्थरच्या कालखंडापासून मी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काम केलेलं आहे आणि त्यामुळं आम्हाला एक 10 ते 12 जागा मिळाव्यात विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये अशी आमची अपेक्षा आहे. लोकसभेमध्ये आम्ही 2 जागा मागितल्या होत्या पण आम्हाला 1 जागा दिली नाही आणि मी राज्यसभेत असल्यामुळं मला शिर्डीमध्ये उभं राहायचं होतं पण मला तिकीट त्या ठिकाणी मिळालं नाही. तरी नाराजी बाजूला ठेवून मी महायुतीच्या कामाला मी लागलो होतो. नरेंद्र मोदींच्या सर्व सभा मी अटेंड केलेल्या होत्या आणि दलित मतं जी आहे ती दलित मतं ही अनेक ठिकाणी आमच्या महायुतीच्या उमेदवारांना मिळालेली आहेत. परंतु लोकसभेमध्ये मात्र आम्हाला मोठं अपयश आलेलं आहे. आम्हाला एक 35 ते 40 जागा मिळतील अशी अपेक्षा होती पण आम्हाला तेवढ्या जागा मिळाल्या नाहीत. राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीने मोठ्या प्रमाणामध्ये संविधान बदललं जाणार आहे, आरक्षण काढून घेण्यात येणार आहे अशा पद्धतीचे अफवा पसरवून लोकांशी ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. पण आता या निवडणुकीमध्ये मात्र राहुल गांधीचं तोंड बंद झालेलं आहे. राहुल गांधी हे बाहेरच्या देशामध्ये गेले की देशाच्या विरोधामध्ये बोलत असतात. अनेक विषयांच्या संबंधामध्ये संभ्रम निर्माण करतील असे स्टेटमेंट करत असतात. त्यांनी अमेरिकेमध्ये जाऊन हे स्टेटमेंट केलेलं आहे की दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि इकॉनॉमिक विकर सेक्शनला मिळणारं जे आरक्षण आहे हे वेळ आल्यानंतर आम्ही काढून घेणार आहोत अशा पद्धतीचं वक्तव्य करणाऱ्या राहुल गांधी यांना संपूर्ण देशामध्ये लोकांनी जाब विचारलेला आहे. अनेक ठिकाणी त्यांच्या विरोधामध्ये आंदोलन झालेलं आहे. त्यामुळं राहुल गांधी यांची प्रतिमा मलिन झालेली आहे आणि या निवडणुकीमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा चालणार नाही आणि संविधानाचा मुद्दा चालणार नाही. त्यामुळं या निवडणुकीमध्ये महायुतीला चांगलं यश मिळेल आणि आम्हाला कमीत कमी 160 पेक्षा जास्त जागा मिळतील अशी आम्हाला पूर्णपणे अपेक्षा आहे. एक तर सत्तेचं वाटप हे चालू आहे आणि अनेक शिवसेना, BJPच्या, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना महामंडळं दिली जात आहेत. आमच्या पक्षाला 2 महामंडळं द्यावीत अशी आमची मागणी आहे. त्यामध्ये महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ आहे आणि इतर एखादं महामंडळ जे आहे ते आम्हाला द्यावं आणि 2 चेअरमनपदं आम्हाला द्यावीत आणि जे आता 12 आमदार हे नियुक्त राज्यपालांना नियुक्त होणार आहेत त्याच्यामध्ये 1 MLC RPIला द्यावी अशा पद्धती आमची मागणी आहे. एक तर आम्ही ज्या जागा मागितलेल्या आहेत आम्ही चंद्रशेखर बावनकुळेजी जे BJPचे प्रदेश अध्यक्ष आहे त्यांना एक यादी आम्ही दिलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये खाली जागांची मागणी आम्ही केलेली आहे. सोलापूरमधली मोहोळ आहे, साताऱ्यामधली फलटण आहे, कोल्हापूरमधली हातकणंगले, मुंबईमधली धारावी, मालाड आणि मानखुर्द शिवाजीनगर, त्यानंतर नांदेडमधली ते देगलूर आहे, बीडमधली केज, जालन्यामधली बदनापूर, पुण्यामधली पिंपरी,
नागपूरमधली उत्तर नागपूर, यवतमाळमधली उमरखेड, वाशिम प्रॉपर, नाशिकमधली देवळाली, अहमदनगरमधली शिर्डीमधली श्रीरामपूर, जळगावमधली भुसावळ, त्यानंतर संभाजीनगरमधली फुलंब्री आणि चंद्रपूर आणि उस्मानाबादमधली आपल्या धाराशिवमधली कळंब, अशा जागांची यादी आम्ही दिलेली आहे आणि त्याच्यामधल्या एक 10-12 जागा मिळाव्यात अशी आमची अपेक्षा आहे आणि त्याचा विचार नक्कीच आमचे महायुतीचे नेते करतील असा आम्हाला पूर्णपणे विश्वास आहे. तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1957 को. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी 1942 में. लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ लोकसभा क्षेत्र से 1952 में खड़े थे. तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को कांग्रेस पार्टी ने हराने का काम किया था. काजरोलकर नाम के कांग्रेस के कैंडिडेट ने बाबा साहब को हराया था. उसके बाद 1954 में बाबा साहब ने भंडारा से चुनाव लड़ा था लोकसभा का और वहाँ भी बोरकर नाम के महार समाज के आदमी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराया था. उसके बाद बाबा साहब ने सोचा कि मैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर अगर मैं पार्टी चलाता रहूँगा तो मैं चुनकर आता नहीं हूँ तो मेरे लोग कैसा चुनकर आएगी, मेरे लोग चुनकर आएंगे नहीं तो सत्ता कैसी मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी तो लोगों का विकास कैसा होगा. इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राम मनोहर लोहिया जी को एक पत्र लिखा था और उसमें बाबा साहब ने इच्छा व्यक्त की थी कि कांग्रेस के विरोध में एक ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए और वो पार्टी का नाम होना चाहिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. तो राम मनोहर लोहिया जी को पत्र लिखा था लेकिन उसमें कोई ज़्यादा बातचीत आगे नहीं गई और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो महापरिनिर्वाण है ये 6 दिसंबर 1956 को हुआ. उसके बाद 3 अक्टूबर 1957 को उनके अनुयायी ने नागपुर में इसकी स्थापना की थी. तो इस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 67वां स्थापना दिवस हम सातारा में मना रहे हैं. सातारा एक छत्रपति शिवाजी महाराज की भी भूमि रही है. सातारा एक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जहाँ पढ़ाई प्राइमरी स्कूल की थी वो भी वो भूमि रही है और वहाँ बाबा साहब की जो माता जी थी भीमाई उनका भी स्मारक उधर है. इसीलिए हमने सातारा इस जगह पर मतलब पार्टी का स्थापना दिवस हमने रखा है और वहाँ उदयन राजे भोसले जी जो शिवाजी महाराज के घराने के हैं और शिवेंद्र राजे वहाँ के MLA है सातारा के, उनको हमने निमंत्रित किया है और महाराष्ट्र के सभी जिलों से रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उस प्रोग्राम में सम्मिलित होने वाले हैं. उसी तरह जो अभी इलेक्शन अनाउंस होने वाली है, अभी एक हफ्ते भर में शायद इलेक्शन अनाउंस हो सकती है और उस इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की मांग ये है कि हमने कुछ 20 जगह की मांग किया है. उसमें से हमको एक 10-12 जगह हमको मिलनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है. और लोकसभा में हमने 2 सीट मांगी थी लेकिन हमको एक भी सीट नहीं मिली थी. लेकिन अभी तो विधानसभा में हमको एक 8-10 सीट मिलनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है. और उसके साथ साथ 2 महामंडल, एक महात्मा फुले कॉर्पोरेशन है और दूसरा एक महामंडल का चेयरमैन पद. ऐसे 2 महामंडल के चेयरमैन पद अभी हमको मिलना चाहिए. और गवर्नर नॉमिनी के जो 12 MLC है उसमें से एक MLC RPI को मिलना चाहिए. इसी तरह के हमारी सूचना है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जरूर मतलब महायुति की सरकार यहाँ चुनकर आएगी. 160 से ज़्यादा सीटें हमको मिली ऐसा हमें पूरा विश्वास है. और राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर जो रिजर्वेशन के खिलाफ बयान दिया है उसका बड़ा फायदा हम महायुति को हो सकता है क्योंकि आरक्षण जाएगा, संविधान बदला जाएगा. ये प्रचार राहुल गांधी जी ने और पूरा इंडिया आघाड़ी ने किया था, महाविकास आघाड़ी ने किया था. इसीलिए मतलब हमारा काफ़ी नुकसान लोकसभा के चुनाव में हुआ था लेकिन विधानसभा के चुनाव में इतना नुकसान होगा नहीं. सरकार बनाने तक हमको सीटें मिलेगी, हम ऐसा हमें पूरा विश्वास है. एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी के नेतृत्व में जो 2-2.5 साल में 2.25 सालों में जो भी मतलब निर्णय हुए हैं लोगों के हितों के निर्णय हुए हैं. और यहाँ लाड़की बहना एक जो मतलब स्कीम है
उसका भी बहुत अच्छा फायदा होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजना लागू की थी और वहाँ की सभी बहनों ने बहुत ही ताकत से वोट दिया था और मध्य प्रदेश की 29 सीटें मतलब हमारी चुनकर आई थी। तो मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव के पहले अगर लाडली महीना ये स्कीम अगर हम लागू करते थे तो शायद हमको बड़ी सफलता मिलती थी। लेकिन ठीक बात है, तो अभी भी मतलब हम सब लोग अजीत दादा पवार जी हमारे साथ ही रहेंगे और बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरपीआई और बाकी जो हमारी मित्र पार्टी के दल है, ये हम सब लोग मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरी अच्छी सफलता मिलेगी। आठवले जी, आपके मन मुताबिक सीट्स नहीं मिले तो क्या आप भी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, जैसे तीसरी आघाड़ी बन रही महाराष्ट्र में? नहीं, तीसरी आघाड़ी बनने जा रही है लेकिन तीसरी आघाड़ी में दम नहीं है। मतलब अगर मैं वहाँ नहीं है तो दम नहीं है, इसीलिए मतलब तीसरी आघाड़ी का कुछ इतना ज़्यादा कोई मतलब ये हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। तीसरी आघाड़ी जो कुछ वोट लेगी उसका हमको फायदा हो सकता है, लेकिन मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तीसरी आघाड़ी में जाने का विषय नहीं है। उल्टा तीसरी आघाड़ी ने हमारे साथ आना चाहिए। बच्चू कडू जी हमारे अच्छे मित्र है, बहुत अच्छे संघर्षशील नेता है। उन्होंने नवनीत राणा के और हमारे जो मतलब उनके साथ उनका जो विवाद है तो इस विवाद को छोड़कर उन्होंने मतलब महायुति के साथ आना चाहिए और तीसरी आघाड़ी बनाने से उसका कुछ उतना फायदा नहीं है। उनका तीसरी आघाड़ी एक अकेले बच्चू कडू चुनकर आ सकते हैं लेकिन और कोई चुनकर आएगी नहीं, तो तीसरी आघाड़ी का कोई हमको नुकसान नहीं है। अगर आपने 12 सीट्स मांगी है, 12 सीट्स आपके मन मुताबिक नहीं मिलती है तो क्या आप भी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? नहीं, हम इंडिपेंडेंट नहीं लड़ेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट लड़कर चुनकर लाने की इतनी हमारी ताकत नहीं है। मतलब हमारी ताकत है लेकिन हमारी ताकत दूसरों को चुनकर देने की हमारी ताकत है और दूसरों का सहारा लेकर चुनकर आने की हमारी ताकत है। तो हमारे बलबूते पर कोई एक भी सीट चुनकर आने का कुछ इतना आसान हमारे लिए नहीं है। इसीलिए जो सीट हमने मांगी है उसमें से कम ज़्यादा सीटें हो सकती है, उसके बदले और भी क्या ज़्यादा जब हमारी सरकार आएगी तो आरपीआई को 1-2 मंत्री पद मिलना चाहिए, ये भी हमारी मांग रहेगी। तो जब फाइनल में कितनी जगह मिलती है उस पर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, देवेंद्र जी है, अजीत दादा जी, उनके साथ बैठकर आरपीआई को कम सीटें मिलती है तो उसके बदले हमें क्या दे दिया जाएगा, इस पर भी हमारी चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर आरपीआई को सीट अच्छी मिलती है तो अच्छी बात है। अगर हमारे पास मेरे साथ अनेक वर्कर हैं और अनेक जाति के वर्कर हैं तो इसीलिए मुझे लगता है कि जरूर हमें सीटें मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, अमित शाह 1 अक्टूबर को अमित शाह मुंबई आ रहे हैं। आप केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली में लगातार रहते हैं, सारे सीनियर लीडर्स बीजेपी की लीडरशिप वहां दिल्ली में रहते हैं। क्या सीट शेयरिंग को लेकर हाल फिलहाल में जो वहां पर बैठक महायुति की हुई थी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों वहां पर गए थे, सीट शेयरिंग को लेकर उनसे कोई चर्चा आपकी हुई थी? आपने उनके सामने कोई मांग रखा या मुंबई में जब आएंगे तो उनसे आप अपनी मांग रखेंगे? अभी अमित भाई अगर मुंबई अभी आते हैं तो हम मांग रखेंगे। मतलब अभी मैं वहाँ तो नहीं मैं मिला हूँ, वैसे तो अमित भाई के साथ हमारी मुलाकात होती रहती है, लेकिन इस विषय पर मेरी उनके साथ कोई बात नहीं हुई है। लेकिन यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी से बार बार हमारी बात हुई है, मुख्यमंत्री साहब से भी बात हुई है, अजीत दादा से भी बात हुई है और चंद्रकांत बावनकुले से भी हमारा डिपुटेशन में मिला था। हमारे अविनाश मातेकर है, गौतम सोनवणे है, हमारे सुरेश बारसिंह जी है, ये लोग जाकर उनको मिले और उनको लिस्ट दे दी है और जो हमारी मांगे उनके सामने रखी है। जरूर उसमें जब कोई ना कोई होगा भी जो मांग हम करें वो मतलब उसमें से आरपीआई का विचार किया जा सकता है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे उनके मंत्रिमंडल में ले लिया है। तो ये भी मतलब पूरे देश भर में एक अच्छा वातावरण है। तो पूरा देश भर में मेरी पार्टी बढ़ रही है। मणिपुर में मेरी पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए, वहाँ मेरी पार्टी रिकग्नाइज हुई है। नागालैंड में मेरी पार्टी के 2 एमएलए आए, वहाँ मेरी पार्टी रिकग्नाइज हुई है। और मणिपुर में मेरे पार्टी ने एक लोकसभा सीट लड़े थे
वहाँ 17% वोट हमारी पार्टी को मिला है। तो मेरी पार्टी 2 राज्यों में रिकॉग्नाइज पार्टी है। तो और भी 2 राज्यों में अगर मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो मेरे पार्टी को राष्ट्रीय लेवल का दर्जा में मिल सकता है। और अभी मेरे पार्टी को गन्ना के किसान जो है ये इलेक्शन कमीशन ने हमको दे दिया है। तो जो सीटें अगर हमको मिलती है तो हमारी सिंबल पर हम लड़ेंगे, क्योंकि मैं 3 बार कांग्रेस अलायंस में जब मैं लोकसभा में चुनकर आया था तो मैं कभी भी पंजाब सिंबल पर मैं नहीं चुनकर आया था, मैं मेरी पार्टी की सिंबल पर चुनकर आया था। तो हमारी एक आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी हमारा पक्ष छोटा पक्ष है लेकिन हमारी आइडेंटिटी आरपीआई की होनी चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे जो सीटें अगर हमको मिलती है, सिंबल का कौन सा भी हो, अभी ये मसियार सिंबल उनको नया में मिला था, तुतारी सिंबल नया था, तो भी उन लोगों ने अपनी सीटें चुनकर लाई है। तो सिंबल नया भी हो लेकिन लोगों को मालूम होता है कि भाई ये कौन सी पार्टी का क्या सिंबल होता है। तो मैं मेरे पार्टी के सिंबल पर भी लड़ूंगा। तो मैं 3 बार लोकसभा में मेरे पार्टी के सिंबल पर मैं चुनकर आया था, इसीलिए मेरे पार्टी के सिंबल पर ही हम लड़ेंगे। लेकिन हमको मैक्सिमम सीटें, मैक्सिमम नहीं लेकिन जितनी हमने डिमांड की है उसमें से एक 8-10 सीटें तो हमको मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। सर, एक एफआईआर दर्ज हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर एक्सटॉर्शन के मामले में निर्मला सीतारमण के ऊपर, उस बारे में क्या कहेंगे सर? अभी निर्मला सीतारमण बारे में मुझे कोई मालूम जानकारी नहीं है। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड में एक्सटॉर्शन के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है निर्मला सीतारमण के खिलाफ। उसकी जांच होगी, अगर कोई एफआईआर दर्ज हुआ है तो उसकी जांच जो हो जाएगी, उसकी जांच हो जाएगी। सर, उदयनिधि स्टालिन जो है डिप्टी सीएम जो है आज पद लेने जा रहे हैं, जो एमके स्टालिन के बेटे हैं। क्या नाम है? उदयनिधि स्टालिन। वो लगातार जो सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं, अब उनको एक तरह से प्रमोशन मिल रहा है और डिप्टी सीएम एमके स्टालिन उनके जो पिता है वो बना रहे हैं सरकार में। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अभी वो जो स्टालिन जो करुणानिधि के बेटे हैं और जब तक करुणानिधि जी थे तो वो हमेशा मुख्यमंत्री 5-5 साल की जब सरकार आती थी तो वो मुख्यमंत्री रहते थे। बाद में उनका डेथ होने के बाद स्टालिन जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है और अभी उनके लड़के को डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो उदयनिधि मारन जो है तो विवादित बयान करते रहते हैं, लेकिन ठीक बात है, अभी स्टालिन का वो अधिकार है कि किसको क्या बनाने का है, वो तो उनकी सरकार वहाँ है, उनके पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी है, तो उसके संबंध में नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, उदयनिधि ने उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए। परिवारवाद आप देख रहे हैं, जैसा कि लगातार प्रधानमंत्री परिवारवाद जो है कई सारी पार्टियों को बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड टाइप की पार्टियां चल रही हैं, वही चीज तमिलनाडु में होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो परिवारवाद जो है, परिवारवाद हर जगह पर दिखाई देता है, खाली नरेंद्र मोदी जी के पास परिवारवाद नहीं है। कई पार्टियां जो है परिवारवादी पार्टियां हैं, मतलब अपने फैमिली के लोगों को आगे लाने का प्रयत्न करती है, तो परिवारवाद से हम सहमत नहीं है। अतुल्य जी, राहुल गांधी कहते हैं कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो नाच गाने का समारोह था, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि नाच गाने का विषय नहीं है, मतलब ये समारोह था नहीं, ये था नाच गाने का। वो समारोह था राहुल गांधी को सत्ता के बाहर जाने का, मतलब ऐसा नाच गाना उधर थोड़ा होता है। मैं उसी प्रोग्राम में मौजूद था जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, तब एनडीए के मेंबर के नाते, लीडर के नाते मुझे वहाँ बुलाया था और मैं सर्वधर्म समभाव की भूमिका लेने वाला हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ और बाबा साहब का संविधान यही सिखाता है कि सर्वधर्म समभाव की शिक्षा हम सब लोगों ने लेनी चाहिए और भाईचारा मजबूत करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ऐसे गलत बयान करते रहते हैं। वो नाच गाने का प्रोग्राम था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पूरा प्रार्थना थी, वहाँ पीएम का स्पीच था और भी 2-3 स्पीच, योगी जी का स्पीच था, मोहन भागवत जी का स्पीच था। तो मुझे लगता है कि वहाँ कोई ऐसा नाच गाने का विषय नहीं है।
चलो ठीक आहे. मग आपल्याला बोलतो. सर एक दोन मराठी प्रश्न देतो. आता तुम्ही बोलतोय